Hello everyone, students. In today's video, we are going to discuss the last step in the extraction process, that is purification or refining of metals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द इम्प्योरिटीज़ हेयर विच यू हैव टू रिमूव. So जो आप metal which is obtained by oxidation and reduction has the impurities like these as you can see on your screens. The first one is unreacted oxide of metal. तो इससे पहले वाले स्टेप में आपने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल किया था तो दे यू स्टडीड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू एन ऑक्साइड एंड देन यू रिड्यूस दैट ऑक्साइड. सो समटाइम्स क्या है, रिडक्शन नहीं हो पाता, यू हैव द अनरिएक्टेड ऑक्साइड ऑफ मेटल एज द इम्प्योरिटी हेयर. नेक्स्ट वन इज स्लैग और फ्लक्स. स्लैग क्या होता है आपका, द टोटल वेस्ट मटेरियल विच यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द ओर इज स्लैग. और फ्लक्स होता है आपका केमिकल सब्सटेंसेज विच यू ऐड टू कन्वर्ट द इम्प्योरिटीज विच आर नॉट ईजिली रिमूवेबल इनटू द स्लैग. इज़ दैट क्लियर? सो प्यूरिफाइंग एजेंट्स या केमिकल सब्सटेंसेज जो भी आप ऐड कर रहे हैं टू कन्वर्ट द इम्प्योरिटीज इनटू स्लैग, दीज आर नोन एज फ्लक्स. So you have to remove ultimately these slag और flux also. नेक्स्ट है आपका अनवांटेड मेटल्स हो सकते हैं आपके पास या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. दीज यू हैव टू रिमूव दीज metals and non metals also. Is that clear? Now you have the certain methods to purify the metals. So you have to study these one by one. You may be asked one of them. So सबसे पहले आपका यहाँ पर मेथड जो है वो है डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. तो जिसमें इसमें आप क्या पढ़ते थे कि जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाएगा. सो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ हैं. सो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होकर यू कैन सेपरेट दैट. So you have to mention the principle that this method is based upon the difference in the boiling points of metal and the impurities and useful for the low boiling metals like zinc and mercury. That's all about distillation. नाउ नेक्स्ट जो है प्रोसेस है आपका वो है लिक्वेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. लिक्वेशन जो है आपका, इसमें क्या होता है, हमारे पास मेटल है एंड इम्प्योरिटीज़ हैं. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इम्प्योरिटीज़ से. So what we do, we heat the impure metal which has the impurities also. ठीक है, impure metal को आप heat कर रहे हैं, as you can see in the picture also you heat that. So we put the this container on a sloping fourth, as you can see. स्लोपिंग हर्थ पे हम इसे पुट करते हैं. तो यहाँ से जब ये हीटअप होएगा, ये इम्प्योर जो मिक्सचर है आपके पास, तो इसमें जो आपका मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. दैट मीन्स वो पहले फ्लो हो जाएगा एंड यू कैन कलेक्ट दैट मेटल हेयर. और इम्प्योरिटीज़ जो ईज़िली रिमूवेबल नहीं थी, जो मेल्ट नहीं हो पाती ईज़िली, वो आपकी पीछे यहीं पर कलेक्ट होती जाएगी इसी स्लोपिंग हर्थ पे. So that's all about liquefaction. So let's study the points. Let's read the points. Liquefaction is, in this method is useful for the refining of metals like tin, lead, mercury and bismuth, where the metals have low melting points than the impurities. Now what we are doing, the impure metal is placed on a sloping hearth and is gently heated. The metal melts and flows down, leaving behind the non-fusible impurities. Is that clear? Non-fusible means जो easily आपकी melt नहीं होगी. So यहाँ पर you have to write down all these points about liquefaction. Nothing much here to make you understand. This is very simple and you can draw this picture also. Is that clear? Now next process is electrolytic refining, जो कि आपने लोअर क्लासेस में कई बार पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, वी हैव द
impure metal which is made to act as anode and pure form of the same metal is made to act as anode. तो आपने कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जहाँ पर या फिर लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है आपने ये, जहाँ पर आप एक साइड प्योर कॉपर रॉड लेते हैं एंड एक साइड इम्प्योर कॉपर रॉड लेते हैं. सो यू हैव दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप. Here you can see in the picture, here you have pure copper as the cathode and impure copper as the anode, and you connect the anode to the positive terminal of the battery and cathode negative to the negative terminal of the battery. Now what happens, both the electrodes are placed in the same container filled with soluble salt of the same material. Here you take the acidified copper sulfate solution. कॉपर की आपकी रॉड्स थी तो कॉपर का ही आप सॉल्ट लेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है आपने यहाँ पर. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज़ वेरी सिंपल, द मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सोल्यूशन एंड द लेस बेसिक जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो एनोड की तरफ कलेक्ट हो जाएगी एज द एनोड मड. सो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी हुई है. होता क्या है इसमें, यू हैव द आयंस, इज़ दैट क्लियर? Here in this solution you have the copper ions, Cu2 positive ions, and also as anode is positive and positive is connected to the positive terminal. So इस जो rod है आपकी, in this rod जो copper ions होंगे these are pushed towards the negative terminal. कैथोड की तरफ ये जाकर कलेक्ट होने लगेंगे एनोड से निकलकर. तो यहाँ पर आपके पास कॉपर Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट होने लगेगा एंड जो आपकी इम्प्योरिटीज़ थी जो लेस बेसिक थी वो आपकी यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी as the anode mud. So you are asked about the definition of anodic mud. So you can say in the words, first of all you have to write down the reactions also. Anode पे क्या होती है आपकी oxidation होती है, that is anode पर you will write that Cu is converting to Cu2 positive by the loss of 2 electrons, and at the cathode what is happening, copper 2 positive ions are gaining the electrons and converting into the copper in the zero oxidation state. ठीक है. नाउ एनोड मड क्या है, एनोड मड इज द इम्प्योरिटीज विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर मेटल इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस. यू हैव टू मेंशन दैट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस द इम्प्योरिटीज विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड एनोडिक मड. वेरी सिंपल, यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर. दिस पिक्चर मस्ट बी क्लियर टू यू क्योंकि आपकी लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रही हैं ये सारी चीज़ें. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है आपका जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं. व्हाट वी हैव अ ट्यूबुलर जोन रिफाइनर. इस तरीके से आपके पास रिफाइनर होगा एंड यू हैव टू प्यूरिफाई द मेटल. दैट इज़ आपके पास एक रॉड होगी अंदर जो कि इम्प्योर मेटल की होगी. नाउ बाहर से आपके पास क्या होगा, यू हैव अ मूविंग हीटर अलॉन्ग विद दिस रॉड. ये मूविंग हीटर होगा आपके पास विच विल मूव अलॉन्ग द रॉड टू एंड फ्रो. इज दैट क्लियर? Now what is the principle here? Principle is the impurities have higher solubility in the molten state of metal as compared to that in the solid state. जो इम्प्योरिटीज़ है वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट. वेरी सिंपल, जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये कौन से मेटल्स के लिए यूज़फुल है. इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑब्टेनिंग द हाई प्योरिटी इन मेटल्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम. ये आपके सेमीकंडक्टर्स जिनसे बनाए जाते हैं उन सारे मेटल्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है. सो व्हाट वी डू हियर, लेट्स रीड द पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. or I can make you understand first of all, then we will read the points. Let's see. यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका जो मूविंग हीटर है like it is placed here, present here at this point. So at this point it will melt this portion of the rod. So this portion has the metal, pure metal, and the impurities also. Now what will happen as this heater will move forward? So आपका जो पीछे it will melt the portion here.
एट दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल. सो पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें जो प्योर मेटल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. एंड इम्प्योरिटीज़ एज वी आर सेइंग दे हैव द हायर सॉल्युबिलिटी इन द मोल्टन स्टेट. इम्प्योरिटीज़ आपकी आगे की तरफ मूव हो जाएंगी एंड पीछे जो आपका प्योर मेटल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. So let's read the points. Then you will get a clear idea. The impure metal rod is placed in a tubular zone refiner, inside which the noble gas environment is maintained so that no reaction could take place. Second point, a circular mobile heater is placed around the rod, which moves along the rod from one end to the another. At a time, heater melts a particular zone or portion of the rod which has both metal and the impurity in the melt. Is that clear? एक पोर्शन जहाँ पर आपका हीटर प्रेजेंट है वो एक पोर्शन को मेल्ट करेगा जिसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी और प्योर मेटल भी होगा. As the heater moves forward, the impurity being more soluble will flow ahead to the newly heated zone and the molten metal of the previous zone gets solidified again with no impurities. That is very important. सो ये पॉइंट जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि एक टाइम पे हीटर एक पोर्शन को मेल्ट करता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, मेटल भी होता है. एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, इम्प्योरिटीज़ बीइंग मोर सॉल्युबल मूव्स फॉरवर्ड एंड पीछे जो आपका पोर्शन रह जाएगा वो अगेन सॉलिडिफाई हो जाएगा विद द नो इम्प्योरिटीज़. That's all about zone refining. Very simple. So these steps are done again and again, and at the last impurities are concentrated at the one end of the rod, and this portion of the rod can be cut out and we get the pure metal rod. Is that clear? नाउ नेक्स्ट जो काफ़ी सिंपल सा है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग मैथड. सो इन दिस मैथड व्हाट वी डू, द मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड विच इज़ देन डिकम्पोज टू गिव द प्योर मेटल. तो इसके अंडर आपके पास 2 प्रोसेस आते हैं. मॉन्स प्रोसेस विच इज़ फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल एंड यू हैव द वैन आर्कल मेथड विच इज़ फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिरकॉनियम और टाइटेनियम. सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले आपका जो कंपाउंड है जिसमें जो कि इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज़ भी है उसमें, उसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स. हेयर यू आर कन्वर्टिंग द निकल इनटू निकल टेट्राकार्बोनाइल जो कि एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स है बाय हीटिंग इट इन अ स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट अ टेम्परेचर 330 to 350 केल्विन. सो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया. देन यू विल डिकम्पोज दिस कॉम्प्लेक्स बाय हीटिंग इट अगैन. सो यू विल गेट द निकल विद द नो इम्प्योरिटीज़ एंड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड हेयर. सो ये दो रिएक्शंस है आपकी. यू हैव टू राइट डाउन दीज रिएक्शंस विद फ्यू लाइन्स. यू कैन राइट द थिंग्स in your own words because these are very simple things here. Now when Arcal method में आप क्या कर रहे हैं, you are heating the zirconium you are heating the zirconium with iodine and you are getting zirconium iodide here, and zirconium iodide is again heated and you are getting the pure zirconium with the iodine, along with the iodine. तो यहाँ पर जो zirconium है it is प्योर एंड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द आयोडीन. सो यहाँ पर प्रॉपरली आपका रिएक्शंस में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है एनसीईआरटी में. सो व्हाट आर द इम्प्योरिटीज़, हाउ दीज आर रिमूविंग अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन. बट यू हैव टू राइट द फ्यू लाइन्स अबाउट दीज मैथड्स. यू डोंट हैव टू गो थ्रू वेरी इन डेप्थ. Is that clear? So vapor phase refining में the things are very simple. You convert the metal into its volatile component and volatile compound, and that compound is heated again, decomposed again to give the pure metal. Now you are left with one more method, that is chromatographic method, which is very very important. So what we do here, we will read out the principle. Then first of all you should know what is the setup. You have a porous stationary phase in chromatographic process and a moving phase. पोरस स्टेशनरी फेज क्या होता है आपका, एड्जॉर्बेंट होता है. क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली आपकी एड्जॉर्प्शन होने वाली है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एड्जॉर्बेंट होता है, लाइक यू कैन हैव सिलिका और एल्यूमिनियम जेल. सो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर यू इन दिस कॉलम you have the adsorbent silica or aluminum gel, and in this above this you put the mixture which you have to purify mixture. For example, this mixture is having the components A, B and C. So this mixture is added along with the solvent. Is that clear? And this mixture along with that solvent is known as the moving phase of the chromatography. राइट. सो यहाँ पर आपका पूरा स्टेशनरी फेज है, you can see here, and here you have the mixture along with some solvent, or you can have the gaseous medium also in gas chromatography, but here we are reading the column chromatography, in which you are taking the solvent as the moving phase, right? And at the end of this column you have a glass wool and a plug here, as you can see. Now chromatography में होता क्या है, जो मिक्सचर है आपका वो उसमें जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट रेट से एड्जॉर्ब होते हैं. फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट आपका यहाँ पर एड्जॉर्ब हो गया तो वहाँ पर ये एक बैंड दिखाएगा आपको, एंड बी एन सी यहाँ पर एड्जॉर्ब हुए थोड़ी देर बाद तो यहाँ पर एक आपको बैंड नज़र आएगा. देन अगेन आफ्टर सम टाइम आपका क्या होगा, कंपोनेंट सी और आगे मूव हो जाएगा इस कॉलम में एड्जॉर्बेंट में, एंड यहाँ पर आपको एक बैंड नज़र आएगा. सो इन दिस वे यू सेपरेट द components in chromatography. So what is the principle here? Principle is that different components of a mixture are adsorbed differently on an adsorbent. इज़ दैट क्लियर? जो यहाँ पर आपका मिक्सचर क्या है, मेटल है एंड इम्प्योरिटीज़ हैं. सो क्रोमेटोग्राफी से आप कैसे प्योरीफाई करेंगे, जो आपका मेटल और इम्प्योरिटीज़ है वो डिफरेंट रेट से डिफरेंट जगह पे एड्जॉर्ब होगा, एंड यू कैन सेपरेट द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज़ लाइक दिस in the chromatography, and later these adsorbed components are removed or eluted using suitable solvents. अब इनको अलग भी करना है तो वो कैसे करते हैं, आप solvents यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करके डिफरेंट रेट से आप इस कॉलम से इन कंपोनेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी, you have to read out the few points that components of the mixture or components of the mobile phase moves through the stationary phase with different mobility. That is very important, which you should understand कि different rates से different speed से move करते हैं different components. ठीक है, जिसकी वजह से वो different जगह पर आपको columns नज़र आते हैं, bands नज़र आते हैं. ठीक है. सो कंपोनेंट्स विच आर मोर सॉल्यूबल, जो कि ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो एड्जॉर्ब ज़्यादा होगा स्टेशनरी फेज पर. ठीक है. एंड जो एड्जॉर्ब होने लग जाएगा, दैट इज़ जो स्टिक होने लग जाएगा एड्जॉर्बेंट पे, तो वो आगे मूव कैसे करेगा. सिंपल सी बात है, विच यू शुड अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट्स जो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे वो लोअर मोबिलिटी से या स्लोली मूव करेंगे थ्रू द स्टेशनरी फेज, तो जिसकी वजह से आपको बैंड जो है ऐसे कंपोनेंट्स का वो कॉलम के टॉप के आसपास ही नज़र आने लग जाएगा. समझ में आ रही है बात? और कंपोनेंट्स जो कि लेस सॉल्युबल होंगे, जो कि एड्जॉर्ब नहीं होंगे ईजिली, दैट इज़ जो एड्जॉर्ब नहीं हो रहे, स्टिक नहीं कर रहे एड्जॉर्बेंट पे, वो नीचे की तरफ मूव करेंगे. दे मूव विद द हायर मोबिलिटीज़, एंड हायर मोबिलिटीज़ से मूव करेंगे, दैट इज़ दे मूव्स फास्टर थ्रू द स्टेशनरी फेज. एंड ऐसे कंपोनेंट्स का आपको बैंड जो है वो मिड में या फिर बॉटम के आसपास बैंड नज़र आएगा आपको. Is that clear? So you have to write down these points. These points are very important, that components which are more soluble adsorb more on the stationary phase, have lower mobilities or move slowly through the stationary phase. As a result, band of such component will appear on the top of the column. And components which are less soluble have higher mobilities or moves faster through the stationary phase, and band of such components appear at the mid or at the bottom of the column. Is that clear? Now these adsorbed components must be removed and collected somewhere. ठीक है, तभी आपका जो सेपरेशन प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल होगा. तो ये करने के लिए आप सॉल्वेंट्स डालते हैं, जिन्हें कि आप एल्यूवेंट्स बोलते हैं.
ELUENTS. सो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ ये कंपोनेंट्स रिमूव करे जा सकते हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन दैट दीज adsorbed components can be collected out of the column using suitable solvents or eluents. नाउ यू शुड नो द वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रोमेटोग्राफी है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द टू फेजेस. टू फेजेस कौन से हैं आपके? द पोरस स्टेशनरी फेज जो कि एड्जॉर्बेंट है एंड सेकेंड है आपका मूविंग फेज. सो इन दोनों की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है क्रोमेटोग्राफी की टाइप, और आपका जिस तरीके से आप सैंपल को इंसर्ट करते हैं कॉलम में, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कौन सी है. जैसे कि अभी अभी हमने स्टडी किया कॉलम क्रोमेटोग्राफी. देन यू हैव द paper chromatography, you have the TLC, thin layer chromatography. You can see about these chromatographies, you can search about these chromatographies. Here you should know only column chromatography for your exams, but you can get an idea about paper chromatography and gas chromatography. So that's all about the purification method, students. You can make your short notes, you can do the revision. These are very simple methods, and you have to you must do these methods for prepare these methods for your exam. So that's about all about purification or refining of metals. Now we are left with the Ellingham diagrams, which we will study in our later videos. Till then, students, make your short notes and all the best.